शिफ्ट का मतलब होता है प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन ड्यू टू अदर फोर्सेस चेंज आ गए। और मूवमेंट मतलब होता है प्राइस का चेंज। मूवमेंट मतलब होता है प्राइस का चेंज, ठीक है। एक बार ये देख लो जरा। मूवमेंट जो होता है वो प्राइस की वजह से आता है। अब मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। चेंज इन प्राइस की वजह से आता है, एक डाउनवर्ड होता है और एक अपवर्ड होता है, ठीक है। डाउनवर्ड में एक्सपेंशन होता है, अपवर्ड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। डाउनवर्ड में एक्सपेंशन होता है, अपवर्ड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। डाउनवर्ड में एक्सपेंशन होता है, अपवर्ड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो नहीं आ रहा? ये मतलब तुम लोग तो सीरियस नहीं है बिल्कुल। अब चेंज इन डिमांड की बात करते हैं। चेंज इन डिमांड जो है वो अदर फोर्सेस की वजह से होता है। तो इसमें दो शिफ्ट्स होते हैं, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी आएगा। हाँ हाँ आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी भी आएगा। ओके। एक बार ये डिफरेंस पढ़ लो सर सब। एक डाउट था, हाँ हाँ। 11th का कितना वेटेज होगा कंपेयर टू 12th? देखो 11th के बस 2 यूनिट्स आ रहे हैं, तो 2 यूनिट से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7 to 8 क्वेश्चन आए। सर तो एक तो ये डिमांड वाला है, दूसरा नहीं नहीं, एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है। 2 यूनिट्स है। बस ये 2 यूनिट हाँ एंड बस 7 to 8 मार्क्स। हाँ। नहीं 7 to 8 मार्क्स नहीं, 7 to 8 क्वेश्चन, मतलब इंटू 5 कर दो उसको। हाँ ओके सर। ये देख लो जरा और थम्स अप कर देना अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। और वो वाला मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, गिफ्ट इन गुड्स का इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, ठीक है वो वाला। और वीडियोस 3-4 बार देखते रहना तो आ जाएगा समझ प्लस एनसीईआरटी। तब जब मॉक करोगे तो इजीली हो जाएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देख लेना, आज रात को जो आईएमएस का वर्कशॉप होगा उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही होगा। बाकी तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक वाला देख लेना डाला है, क्योंकि आई क्वांटा वाला। अब ये क्रॉस डिमांड हमें पता है, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और नेगेटिव वाला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। अगर मैं शिफ्ट के डोमेन में बात करूं, तो शिफ्ट के डोमेन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो गिवन गुड्स के डिमांड को बढ़ा देगा। अगर मान लो मैं पेप्सी कंज्यूम कर रहा हूँ और पेप्सी के प्राइसेस जो है वो उतने ही है, और कोक के प्राइस बढ़ गए, तो जो कोक वाले हैं वो भी पेप्सी में ट्रांसफर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, पेप्सी की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, उसी का वाइस वर्सा हो जाएगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, ठीक है। अगर मान लो जो मेरी गिवन कॉमोडिटी है वो नेटफ्लिक्स है, और मेरे नेट का प्राइस अभी 50 रुपए चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि उसके नेट के दाम बढ़ गए, 50 से 60 रुपए हो गए। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग जो है उस चीज को कम कंज्यूम करने लगेंगे, नेटफ्लिक्स को कम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर डिक्रीज हो जाता है प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में उल्टा इंपैक्ट चलता है। अब आते हैं नॉर्मल गुड्स पे। तो नॉर्मल गुड्स अब सबको पता चल चुका है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जब इनकम बढ़ती है तो इसका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनकम बढ़ने के कारण जब कंजम्पशन बढ़ जाता है, और इन्फीरियर गुड में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन घट जाता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंशिएट पढ़ लो जरा। Normal goods refers to those goods whose demand increases with increase in income, and inferior goods are those goods whose demand decreases with an increase in income. Income effect is positive in case of normal good. Income effect is negative in case of inferior good. Relation, there is a direct relationship between income and demand for normal good. There is an inverse relationship between income and demand for inferior good. Normal good always follow the law of demand, that is there is always exist inverse relationship between price of the commodity and its quantity demand. तो normal goods पे law of demand apply होता है, inferior goods पे law of demand apply नहीं होता, ठीक है। What are necessary goods? तो necessary goods are those goods
which there is no change in the demand with change in the income of the consumer. Salt, wheat, flour, medicine, etc. These goods are essential for human existence and therefore they occupy a higher place in the consumer's order preference. सर ये इंफीरियर गुड्स एक बार दोबारा समझा दीजिए। इंफीरियर गुड का मतलब होता है कि कोई चीज तुम मजबूरन खा रहे हो, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास पैसों की कमी है इसलिए तुम वो चीज कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे तुम स्विच कर जाओगे। समझ गए? समझ गए? आ गया समझ? यस सर, यस सर। अब शिफ्ट के डोमेन में अगर बात की जाए तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल गुड के केस में, ठीक है, और डिक्रीज हो जाएगी इनकम तो क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्राइस में कोई कॉमोडिटी के चेंज नहीं आ रहा, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अदर फोर्सेस की वजह से। इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा, अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो इंफीरियर गुड जो कंज्यूम कर रहा था अब वो कंज्यूम नहीं करेगा और वो स्विच कर लेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर डिक्रीज इनकम हो जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सर तो अगर मेरी इनकम बढ़ी और मैं रेडमी की जगह आईफोन ले लिया तो उसका प्राइस बढ़ेगा तो मेरी इनकम बढ़ी, तो वो इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होगा। क्या क्या फिर से बोलो? तो इंफीरियर गुड्स में अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। नहीं, इंफीरियर गुड में अगर इनकम बढ़ेगी तो तुम स्विच कर जाओगे, मतलब अभी तुमने रेडमी की डिमांड तुमने कम कर दी ना, क्योंकि तुम आईफोन पे स्विच हो गए। समझे? समझे? ओके सर। और जब तुम्हारी इनकम डिक्रीज होगी तो अगर तुम्हें फोन की रिक्वायरमेंट है तो तुम रेडमी पे ही जाओगे। तो नॉर्मल गुड का जो है डिमांड डिक्रीज हो जाएगा और इंफीरियर गुड का बढ़ जाएगा। रुक जाओ, उल्टा बोल रहे हो शायद तुम। नॉर्मल गुड में क्या होगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो फिर आपका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा और इनकम घटेगी तो कंजम्पशन घट जाएगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव रिलेशन है और यहाँ नेगेटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन घट रहा है इंफीरियर गुड के केस में। समझे? समझे? यस सर। ओके, तो एक बार ये देख लो जरा, अगर ये समराइज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, टेस्ट इन फेवर ऑफ कॉमोडिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइस। ये सारे हो गए राइटवर्ड शिफ्ट के, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के ये एसएस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देख लो अच्छे से। अरे सारी चीजें तो बाद में ले सकते हो, बाद में अगर अच्छी जगह पे होगी ना तो अच्छा लगेगा। अभी तो फिर बुरी हो गई। ये रात वाली क्लास से पहले मैं कॉल कर दिया, उसमें क्वेश्चन करा। अच्छा, कॉल मतलब सीधा तुझे लिंक ही भेज दूंगा ना। व्हाट्सएप में इसमें नोटिफिकेशन नहीं। ठीक है, तो आज इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं। ये लिखते जाना, ये डेफिनेशन है, ठीक है, अलग अलग डिमांड्स की। प्राइस डिमांड, ये तो लिख रखा है ना तुम लोगों ने। प्राइस डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। इनकम डिमांड refers to a relationship between income of the consumer and quantity demanded of a commodity, assuming other factors constant, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड आपको पता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक सब्स्टिट्यूट होता है।
ठीक है। तो क्रॉस डिमांड रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइसेस रिलेटेड कमोडिटी अज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जॉइंट डिमांड जो दोनों को एक साथ ही कंज्यूम किया जा सकता है। अगर मोबाइल पे क्रोम चलाना है तो देन फिर नेट चाहिए ही चाहिए और मोबाइल फोन तो चाहिए। तो when two or more goods are demanded simultaneously to satisfy a particular want, then such a demand is called joint demand। मतलब अगर कार चलानी है तो उसके अंदर पेट्रोल भी चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। तो शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स आर joint demand as they are demanded together to prepare a tea। कंपोजिट डिमांड व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट टू अ सेवरल यूजर्स। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे यूजर्स में आ सकता है, ठीक है, तो कंपोजिट डिमांड हो गया। डिराइव डिमांड का मतलब क्या है? अगर मान लो कोई समोसे वाला है तो मैदे की डिमांड करेगा, तो डिराइव डिमांड हो गया। जिस टाइप का गुड है उस टाइप की डिमांड, जिस टाइप का गुड है उस टाइप की डिमांड। अगर कंप्यूटर है तो सॉफ्टवेयर की डिमांड होगी, तो ये डिराइव डिमांड होगी, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्ट डिमांड जो हाउस होल्ड करता है, ठीक है। तो डिराइव डिमांड ना मोस्टली फर्म करता है और डायरेक्ट डिमांड जो है वो हाउस होल्ड करता है। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव डिमांड। डिमांड इज नोन एज एन ऑल्टरनेटिव डिमांड व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जांपल देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर फूड लाइक चपाती, राइस, सैलेड, फ्रूट्स, बर्गर, पिज्जा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव डिमांड हो गया कि ये नहीं मिला तो ये खा लूंगा। और competitive demand when two goods are close substitute of each other and increase in demand for one of them decreases the demand for other, then demand for any one of them is known as competitive demand। Increase in demand for coffee might reduces the demand for tea। It happens because purchase of more commodity say coffee leads to lesser requirement for the other commodity say tea। समझ गए, समझ गए। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? अगर दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर देना। तो आई होप अब सबको शिफ्ट और मूवमेंट का मतलब पता चल गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की, बात करेंगे। उससे पहले मार्केट डिमांड का प्रैक्टिकलिटी देख लेते हैं। देखो, एक मिनट से बस ये पॉइंट्स पढ़ने, एक सेकंड। हाँ, हो गया सर। चलो। मार्केट डिमांड का मतलब होता है जब सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड आएगी, ठीक है। तो जैसे इसने इसने और इसने जो भी कंज्यूम किया इक्वल इनटू मार्केट डिमांड, और ये इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है। तो ये तो आंसर निकाल सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ, ये आ जाएगा ना? ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। प्रिपेयर द मार्केट डिमांड शेड्यूल फ्रॉम द गिवन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल अज्यूमिंग दैट एक्स वाई। तो ये तो आ सकता है, इन तीनों का ऐड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर विच अमित इज विलिंग टू स्पेंड ऑन अ कमोडिटी एक्स। तो एक्सपेंडिचर गिवन है, उसे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उसने कंज्यूम किए। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 तो 20 यूनिट्स, 96 डिवाइडेड बाय 6, फिर 84 डिवाइडेड बाय 7, 80 डिवाइडेड बाय 8 एंड 72 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ओके, अब मेन बात आती है ये जरा अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। मतलब ये लिख लो क्यू एक्स इक्वल टू, हाँ मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है इसमें। हाँ, ठीक है, कुछ इस टाइप का देंगे वैसे, ठीक है, पेपर में। ठीक है, तुम्हें ना पी की वैल्यूएशन देंगे, ठीक है।
अब पी की वैल्यूएशन देंगे और पी की वैल्यूएशन डालोगे और तुम्हें क्वांटिटी ऑफ एक्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब जरा एक प्रैक्टिकलिटी मैनर में दिखा देता हूं। विद द हेल्प ऑफ द डिमांड फंक्शन QD इक्वल टू 40 माइनस 5P, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 2। ठीक है, तो तुम्हें QD लिखना है इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, फिर 40 माइनस 5। अच्छा 40 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये समझ गए। और इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा। ठीक है, कैलकुलेट द प्राइस व्हेन डिमांड विल बी जीरो, तो डिमांड विल बी जीरो, तो यहां पर तुम्हें जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू 40 माइनस 5P। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एंड उसके बाद पूछा है कैलकुलेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज जीरो, तो QD इक्वल टू 40 माइनस 5 इंटू जीरो। समझ गए, ये लिख लेना, ये आ सकता है। P बताएंगे या फिर ये बता देंगे QD। ठीक है, फिर तो इसमें हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो पेपर में दे रखा होगा। हाँ वो पेपर में दिया होगा। ठीक है, या तो पी का इस, सब्स्टिट्यूट करना है या QD, बस ये हाँ बता रखा होगा। बाकी एक्सपेंडिचर वाला देख लेना कितने यूनिट्स डिवाइड। इतना तो फोन मैंने से आज तक पूरे साल में चला। ओके, एक बार ये रिवीजन देख लो जरा, फिर हम इलास्टिसिटी पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वही मान लिया छोटा सा फ्लैट नहीं चाहिए, मतलब वही जिसमें बाथरूम वाथरूम ना हो, बस दुकान सोसाइटी के अंदर में बात हाँ मतलब जो भी मार्केट है। पूछना जो 8 के अंदर अंदर आ जाए, 8,000 महीना, ऐसी किचन जितना हो, जो वेस्ट हो बस उसे देते हैं। हाँ हाँ, पूरी, एक बार तुम पूछ लेना ना, एज अ दोस्त तुम पूछोगे तो सही। ओके, एक बार ना ये सिनोनिम्स लिख लेना। लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। फिर अभी हमने स्टेटस सिंबल वाला तो पढ़ा नहीं है, तो उसे मत लिखना। एक्सपेंशन डिमांड, हाँ लिख लो।
नहीं नहीं, अभी कहाँ से फुल हो जाएंगे? वही आएगा। आ रहे हैं ना उसमें? आ रहे आ रहे। लिख लिया बच्चों? थम्स अप कर देना अगर लिख लिया तो। हो गया बस। अब इको का सिलेबस माइक्रो और मैक्रो का कंप्लीट है, अपलोडेड है। बस इंडियन इको बात। 11th के 2 यूनिट्स आ रहे हैं, यूनिट 1 यूनिट 2, और 12th का तो पूरा आ रहा है। और 12th में 2 ऐड ऑन है, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अभी बताया नहीं है लेकिन जून ही हो जाएगा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा ना। सपोज देयर आर 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट फॉर अ गुड एंड देयर डिमांड फंक्शंस आर एज फॉलो। दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं मार्केट डिमांड। In this section, in the last section, we studied the choice of problem of individual consumer and are derived of demand curve of the consumer. However, in the market for a good, there are many consumer. It is important to find out the market demand for the good. The market demand for a good at a particular price is the total demand for all consumer taken together. मान लो ए जो है वो 10 मांग रहा है, बी जो है वो 20 मांग रहा है, और ये जो मांग रहे हैं वो समोसा मांग रहे हैं, तो टोटल समोसे की डिमांड हो गई 30। तो द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड कैन बी डिराइव फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। Suppose there are only 2 consumers in the market for a good. Suppose at price P, the demand for the consumer 1 is Q1 and that of consumer 2 is Q2. Then the market demand for good P1 is Q1 plus Q2. Similarly, a price at a price P, if the demand of consumer is 1 and that of consumer 2
is Q2. So the market demand for good at P is Q1 plus Q2. एक बार इतना रीड कर दो जरा. तुम्हारे पास वो होगा इसे पॉज करो मैं लेकर आ. दोस्त बनाते जाना ये. Does the market demand for the good at each price can be derived by adding up the demand for two consumer at that price? If there are more than two consumer in the market for a good, the market demand can be derived simultaneously. Similarly, so the market demand curve of a good can be derived from individual demand curve graphically by adding up the individual demand curve horizontally, as shown in figure 2.16. This method of adding two curve is called horizontal summation. So what is horizontal summation? So adding two curves is called horizontal summation. इसमें अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस नहीं आया. तुम्हारे अच्छा तुम्हारे पास बुकिंग है ना. ओके.
ओके, ध्यान से सुनना, ये लास्ट सेक्शन है. So in the previous chapter, we studied according to the law of demand, quantity demand increases with fall in price and decreases with rise in price. So the law of demand gives us the direction of change in quantity demand as a result of change in price. But it does not specify the magnitude or amount or the extent to which the quantity demanded changes. मतलब वो हमें ये नहीं बताता ना कि अगर 10 पे 8 ले रहा था तो 8 पे कितना लेगा, ठीक है. तो उसको जो कैलकुलेट करने के लिए आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चेंज इन प्राइस, इन ब्रीफ, इट डज नॉट इंडिकेट हाउ मच ऑफ चेंज in the quantity demand due to change in price. Therefore, the concept of elasticity of demand was developed to measure the magnitude of change in the quantity demand. Suppose the price of computer falls by 20%. So according to law of demand, quantity demanded will increase due to fall in the price. However, it does not indicate how much quantity demanded of the computers will increase. In such cases, the concept of elasticity of demand becomes important as it helps in knowing how much. So the concept of elasticity of demand was developed by Professor Marshall. Okay, Professor Marshall in the book Principle of Economics. Nowadays, this concept has a great importance in economic theory as well as applied economics. Let us discuss the concept of elasticity of demand in detail. So the demand for a commodity is affected by a number of factors like change in its own price, income of the consumer, change in price of related goods. So elasticity of demand refers to a percentage change in the demand for a commodity with respect to percentage change in any factors affecting for the demand for the commodity. So percentage change in demand for X and percentage change in factors affecting demand for X. So out of the various determinants of demand, there are three quantifiable determinants of demand: price of the given commodity, price of related goods, income of the consumer. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, हम प्राइस को बेस रखकर फिर देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है डिमांड में. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड for a commodity with respect to percentage change in the price of the related substitute or complementary goods. Or income elasticity refers to a demand of the percentage change in demand of the commodity with respect to. तो हमारे सिलेबस में जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी नहीं आ रहा है, बाकी प्राइस इलास्टिसिटी आ रहा है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड means the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of the commodity. For example, if the price of the demand is elasticity of demand is -2, it means that 1% fall in the price leads to 2% rise in demand. Some noteworthy points about price elasticity of demand. ये आ सकता है. It establishes quantitative relationship between quantity demanded of a commodity and its price, while other remains constant. Higher numerical value of elasticity, larger is the effect of price change in the quantity demand. For certain goods, a change in price leads to greater change in demand, whereas in some cases there is small change in the demand due to change in prices. पहला क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता देता है. दूसरा क्या बता रहा है, अगर हाइयर न्यूमेरिकल वैल्यू है इलास्टिसिटी का तो एक ज्यादा चेंज आया. और तीसरा ये कह रहा है कि कुछ गुड्स में अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है और कुछ गुड्स में स्मॉल में चेंज आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ टू कमोडिटी X and Y rise by 10% and their demand fall by 20% and 5% respectively, then commodity X is said to be more elastic as compared to commodity Y. तो जिसमें ज्यादा चेंज आ रहा है वो हाईली इलास्टिक है और जिसमें कम चेंज आ रहा है वो लेस इलास्टिक है. तो प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. So price elasticity of demand is sometimes shortened by elasticity of demand or demand elasticity or simply elasticity unless otherwise stated. Whenever these words are used, it means price elasticity of demand. The percentage method for measuring price elasticity of demand. It is the most common method of measuring price elasticity of demand. This method was introduced by Professor Marshall. This method is known as flux method. ठीक है, लिखते जाना, ठीक है. और proportionate method और mathematical method.
तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। और कभी कभी परसेंटेज नहीं गिवन होता, तो इसे निकालने का क्या रहता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन Q1 इंटू 100। Q1 का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। वैसे अगर ये नहीं गिवन होता तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। डन, लिख लिया? थम्स अप कर देना अगर लिख लिया तो। हाँ, उसके बाद एक फॉर्मूला बिल्डअप हो जाता है, ये भी लिख लेना, प्रोपोर्शनेट मेथड। और
कौन सा? वो परसेंटेज मेथड। नीचे है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, और उसका डेरिवेशन की कैसे बना है। ये आ गया ना अब। अरे ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। लिख लिया? थम्स अप कर देना अगर लिख लिया तो। ऑनलाइन, हाँ। ये लिख लिया ना? लिख लिया। Negative sign may be ignored. So the coefficient of price elasticity of demand is always negative in number, ignoring exception to law of demand because inverse relationship between price and quantity demand. So negative sign is always implied. However, minus sign is often ignored while writing the value of elasticity. It is more common to say that elasticity is 1.25 than to say minus 1.25. So negative sign can be ignored and positive number can be easily taken. ओके अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के बस सब पॉइंट्स लिखते जाना। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के बस सब पॉइंट्स लिखते जाना, ठीक है। ऑलवेज कंसीडर द एब्सोल्यूट वैल्यू। Elasticity should always be measured and compared in absolute term, ignoring the negative sign, not in algebraic terms. So elasticity of minus 1 to 5 in the first illustration is taken to be higher than 0.8. One more example, suppose ED of two goods is -3 and -4 respectively. In such a case, good Y is more elastic because 1% change in price it result in, मतलब एग्जैक्ट टर्म्स में लेना है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसकी आ रखी है, कुछ पॉइंट को वो नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं करना। दोबारा बता दोगे? मतलब अगर मान लो तुम्हारा आंसर 1.25 आ रहा है तो तुम इसे 2 नहीं लिख सकते या 1 नहीं लिख सकते, सीधा एग्जैक्ट वैल्यू। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे को ये ऊपर के एक दो पॉइंट रह गए। हाँ बताओ बताओ, समझा सकते? ये वाला। सर आई गेस यहाँ तक कर हो गया था, उसके बाद उसके बाद आई तो डोंट नो मैंने क्या बस यही करवाया। बताया, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाला।
वो जो आपने ओरिजिनल चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस करवाया था आई गेस उसके बाद। ये वाला। हाँ सर। ये प्रोपोर्शनेट मेथड से एक बार बता दीजिए। बस यही है कि मतलब उसको अगर वो जो फॉर्मूला है ऊपर जो तुमने परसेंटेज पढ़ा, जब तुम उसे ऐसे अप्लाई करोगे तब भी एक न्यू फॉर्मूला बिल्डअप हो जाएगा जिसका नाम है प्रोपोर्शनेट। डन डन डन। यस सर। Elasticity is affected by percentage change. Price elasticity of demand is not affected by absolute change in demand or price. Rather, its value is influenced by the percentage change in price and demand. For example, both first and second illustration, change in quantity demand and change in prices too is same. However, price elasticity of demand in first illustration minus 1.25 is different from second illustration minus 0.8. It happens because first illustration demand changes by 25% and price changes by 20%. Whereas second illustration में demand changes by 20% and price changes by 25%. Next क्या बता रखा है? Unit free measure. The coefficient of price elasticity of demand is pure number and is independence of price and quantity units. It means elasticity is not affected whether the quantity demanded is measured in kilogram, tons, और वेदर प्राइस इज मेजर्ड इन रुपीस और डॉलर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऑरेंज का हाफ पीस दे दिया, पूरा फुल ऑरेंज देंगे, लेकिन इलास्टिसिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा परसेंटेज वो बता देता है। इट हैपेंस बिकॉज इलास्टिसिटी कंडीशन ऑफ परसेंटेज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, so we can easily compare price sensitivity of inexpensive goods like needle and that of expensive goods like gold. अब लिखना डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। When price of different commodity change, the quantity demanded for each commodity reacts in different manner. For example, demand for medicine or needle responds very less to a change in price to AC or DVD players. So the degree of responsiveness of the quality of demanded quantity demand to a change in prices differ, and hence elasticity of demand could also differ. So price elasticity of demand can be expressed in terms of numerical value with ranges from 0 to infinite. Let us discuss various kinds of elasticity of demand. सबसे पहले ये वाले चीज कॉपी पेस्ट कर दो, फिर इसे डिटेल में करते हैं। नहीं ऊपर का नहीं, बस ये। ये लिखा है ना, ठीक है। आप लोग लिख लो या एसएस ले लो। ओके, सबने लिख लिया? थम्स अप कर देना अगर लिख लिया तो, या फोटो ले ली तो।
थम्स अप कर देना अगर लिख लिया। ओके, और सबने लिख लिया? थम्स अप कर दो। ओके, ओके, परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? प्राइस जो है वो आपका सेम है, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है बढ़ती जाती है। व्हेन देयर इज एन इन्फिनाइट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, एक मिनट। एक मिनट स्टूडेंट। जब प्राइस सेम रहता है और जो आपका डिमांड है वो बढ़ रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसका साइन तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, इन सच अ केस, हेलो,
अच्छा, ठीक ठीक है। ओ, हाँ हाँ, लेकिन समझ लेता है अच्छे से, याद नहीं। ठीक। हाँ ठीक है सर, ओके। ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना उसके साथ, ठीक है। कि और ये ग्राफ देख लेना एक बार, ग्राफ को ना बस वैसे ही स्मॉल मैनर में बना लेना, कि अगर ऐसा ग्राफ है तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ है, और उसका साइन ये है। छोटा सा बना लो ना, बस नाम लिखकर, ये एग्जाम्पल और ये ग्राफ छोटा सा। ये ग्राफ भी ग्राफ नहीं बनाया था। अच्छा, तूने बनाया होंगे ग्राफ। मुझे लग रहा है कल की क्लास भी लेगा, बहुत बड़ा क्लास। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वो कर लिया था ना, और इसमें ये लिख लेना अच्छे से। हाँ, इन्फिनिटी का साथ। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया। इनइलास्टिक में क्या होगा, प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ईडी इक्वल टू 0। और ग्राफ देख लेना इसका। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में भी अच्छा खासा चेंज आता है। Flatter and its scope is inclined more towards x-axis. डन। ग्राफ बना लिया ना थोड़ा बहुत वैसे। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, लेस इलास्टिक। प्राइस में चेंज आता है, प्राइस फॉल होता है,
लेकिन क्वांटिटी डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा। डन। यूनिटरी इलास्टिक में जितना प्राइस में चेंज आता है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आया था शायद कोई क्वेश्चन सीवीटी में। डन। ओके अब ये लिखना क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, कल की क्लास भी ये लेगा। ठीक है, कल जाकर इसका लास्ट पार्ट होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। नेचर ऑफ द कॉमोडिटी को दो में डिवाइड कर रखा है, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। ठीक है, नेसेसिटी क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, मतलब इन इलास्टिक। ठीक है, एंड ये जो होता है वो इलास्टिक होता है। ठीक है, मैंने पॉइंटर्स बना दिया, और ये मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, मतलब इनके प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। उसके बाद आता है एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो हाईली इलास्टिक होगा। मतलब अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक होगा, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इन इलास्टिक होगा।
क्योंकि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हायर इनकम लेस इलास्टिक। कौन सा? एबिलिटी और सब्स्टिट्यूट्स। अगर सब्स्टिट्यूट्स हैं तो देन फिर इलास्टिक, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इन इलास्टिक। डन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, एसी हाईली इलास्टिक होते हैं, ठीक है, एंड एज देयर डिमांड इज वेरी सेंसिटिव इन प्राइस, ठीक है। हाउएवर इन एक्सपेंसिव गुड्स लाइक मैच स्टिक हो गया या फिर निडल हो गया, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा इन इलास्टिक, ठीक है। तो इन एक्सपेंसिव गुड का इन इलास्टिक होगा और एक्सपेंसिव गुड का इलास्टिक होगा। अगर किसी चीज को तुम पोस्टपोन कर सकते हो तो देन फिर इन इलास्टिक, और पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इलास्टिक। रुक जाओ। पोस्टपोन कर सकते हैं तो इलास्टिक, और पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इन इलास्टिक। ठीक है, पोस्टपोन कर सकते हैं तो फिर आपका हो जाएगा इलास्टिक, और पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इन इलास्टिक, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस, अगर मान लो उस चीज के बहुत सारे यूजेस है तो इलास्टिक डिमांड, क्योंकि अगर उसके प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी में भी चेंज आएगा।
शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, अगर मान लो कि बहुत वो स्मॉल रोल प्ले कर रहा होता है उस एक्सपेंडिचर में, मान लो कि अगर तुम्हारा राशन आ रहा है तो उस राशन में 10 से 20 रुपए खर्च हो रहे होंगे मैच स्टिक लाने में, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो जो है फिर वो इनइलास्टिक रहेगी, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा ज्यादा खर्चा आता है तो फिर इलास्टिक। तो proportion of consumer income that is spent on a particular commodity also influence the elasticity of demand. Greater the proportion spent on the commodity, more is the elasticity demand for it and vice versa. ठीक है, मतलब जो भी तुम्हारी इनकम है उसका कितना पोर्शन जिस कॉमोडिटी में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, और जो कम खर्च हो रहा है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद टाइम पीरियड, price elasticity of demand is always related to a period of time. It can be day, week. So elasticity of demand is directly with the period of time. तो demand is generally inelastic in short period, और अगर ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है तो फिर इलास्टिक होगा। समझ गए टाइम पीरियड। उसके बाद आता है हैबिट। अगर हैबिट है तो फिर तो तुम कंज्यूम उसे करोगे ही करोगे, ठीक है, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। समझ गए। So finally, it can be concluded that elasticity of demand for a commodity is affected by a number of factors. However, it is difficult to say which particular factor or combination of factor determinants. It all depends upon the circumstances of each case. ओके, और हम कल करेंगे, ठीक है, कल लास्ट क्लास होगी इसकी, ये ज्योमेट्रिक मेथड और अलग अलग और मेथड्स है ना शायद इसके। तो अगर देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 और 2 कमोडिटी केस अभी थोड़ा बहुत बताना है। मार्केट डिमांड हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हो गया, डिमांड शेड्यूल मतलब जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, डिमांड कर्व जो ग्राफ में होता है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो गया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ प्राइस, परसेंटेज मेथड हमने कर लिया, टोटल एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिक मेथड करना, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर निकालना सीख लिया हमने कि प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट्स आ जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है। चलो और कल करते हैं। ओके बाय। थैंक यू सर।